साथियों, मैं सुभाष वदारा एक बार फिर नए वीडियो के साथ। साथियों, आज का अपना वीडियो रहेगा भारतीय संविधान का निर्माण। जानेंगे अपने भारतीय संविधान का निर्माण था वो किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। शुरू करते हैं अपने भारतीय संविधान का निर्माण से पहले अपने को भारतीय संविधान की कुछ ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो जाननी होगी। भारत का संविधान बनने से पहले भारत में संविधान नहीं था क्या, या जो कानून थे वो किसके बनाए गए थे। तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए भारत में आती है। इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसने अपने चार्टर पर हस्ताक्षर करके इस कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया था जिससे ये भारत में व्यापार करने के लिए आई। ये कंपनी भारत में व्यापार करने के साथ साथ 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 राज्यों की इसे दीवानी मिली। दीवानी का अर्थ है राजस्व, जो न्याय का अधिकार था वो इस कंपनी को मिल जाता है, जिससे इसकी शक्ति के अंदर और वृद्धि होती है और ये एक क्षेत्र के अंदर उभरती है। 1773 से लेकर 1857 तक भारत पर जो शासन रहेगा वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। ब्रिटिश की संसद द्वारा भारत में जो बनाया गया पहला कानून था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में बनाया गया पहला कानून था। 1857 में की क्रांति के बाद जो भारत का शासन था वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश ताज के पास चला जाएगा। 1858 से 15 अगस्त 1947 तक भारत पे जो शासन रहेगा वो ब्रिटिश ताज का या इंग्लैंड की महारानी का रहेगा। भारत की स्वतंत्रता से पहले भारत में संविधान निर्माण की एक मांग उठती है कि भारत को उसका संविधान है वो दिया जाए या उसका संविधान बनाया जाए। संविधान की जब अपने बात करें तो भारत का जो संविधान था वो बनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा की जब अपने बात करें तो संविधान सभा शब्द का विश्व में जो सर्वप्रथम उल्लेख था वो सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया। भारत में जब अपने बात करें तो भारत में सबसे पहले संविधान सभा के जो लिखित सिद्धांत है वो सबसे पहले अपने को देखने को मिलते हैं 1895 का, जो बाल गंगाधर तिलक जी का स्वराज्य विधेयक बिल था या स्वराज्य विधेयक जो प्रस्ताव था उसमें सबसे पहले संविधान सभा के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। लेकिन भारत में जो संविधान सभा शब्द का सर्वप्रथम जो मांग थी या सर्वप्रथम इसका जो प्रतिपादन था वो एमएन रॉय ने किया 1934 में। मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग थी वो भारत के अंदर की। लेकिन इनसे पहले 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने अपना मत दिया। गांधी जी ने कहा कि भारतीय जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर ही भारत का संविधान बनाने की इच्छा थी वो जाहिर की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वतंत्र भारत के जो संविधान का निर्माण है वो वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मत था या विचार था इसको स्वीकार कर लिया, जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में जब विश्व के अंदर दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो दूसरे विश्व युद्ध में भारत था वो किसी के पक्ष से शामिल नहीं हुआ था, तो इंग्लैंड ने भारत को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए 1942 में क्रिप्स आयोग को भेजा। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, वो भारत आए और भारत आकर उन्होंने मांग रखी कि जो भारत है वो इस विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दे और युद्ध की समाप्ति के बाद भारत का संविधान का निर्माण किया जाएगा और भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाएगा, जिसका भारत के सभी राजनीतिक दल, बड़े राजनेताओं ने विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भी इनका विरोध किया और भारत को 2 राष्ट्रों में बांटने की मांग रखी और दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा का पक्ष भी रखा।
लेकिन 1946 में इंग्लैंड से एक आयोग आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, जो 24 मार्च 1946 को आया। इस कैबिनेट मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत के संविधान का निर्माण करना, और जो गौण उद्देश्य था वो था भारत का विभाजन या बंटवारा करना। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, इस कारण इसे त्रिसदस्यीय आयोग भी कहा जाता है। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे इंग्लैंड सरकार के, इस कारण इस आयोग का नाम था वो कैबिनेट मिशन या कैबिनेट आयोग था। 3 सदस्यों में इसके पहले जो सदस्य थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे जो इसके सदस्य थे वो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे जो इसके सदस्य थे वो थे एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो था पैट्रिक लॉरेंस। इस कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर भारत के राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके उनकी समीक्षा करके 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अंदर कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत का जो संविधान है वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। क्वेश्चन अपना यहाँ ये आता है कि भारत का संविधान था वो किसके द्वारा बनाया गया? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा विचार का जो प्रतिपादन करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे या भारत के थे वो थे एम.एन. रॉय 1934 में। लेकिन भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन के कहने पर हुआ। कब हुआ? 1946 में। इस कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा संविधान बनाएगी और संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, 389। इन सदस्यों में से 292 जो सदस्य होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होकर आएंगे। उस समय के जो 11 गवर्नरों के प्रांत थे या डायरेक्ट जहां पर ब्रिटिश सरकार का शासन था, 292 सदस्य उससे निर्वाचित हुए। 4 जो मुख्य आयुक्तों का या चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे वहां से निर्वाचित हुए, और जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से मनोनीत हुए, जहां पर स्थानीय राजाओं का शासन था वहां से मनोनीत किए गए। 389 में से 296 सदस्य इसके निर्वाचित थे जो चुनाव के माध्यम से आए, और 93 जो इसके सदस्य थे वो बिना चुनाव के मनोनीत या राजाओं द्वारा इन्हें संविधान सभा के अंदर भेजा गया। इस मत के अनुसार जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। इन चुनावों के अंदर 208 सीटें थी, 296 में से 208 सीटें थी वो कांग्रेस को मिली, 73 जो सीटें थी वो मुस्लिम लीग को मिली, और 15 जो थे वो स्वतंत्र या निर्दलीय प्रत्याशी थे। यहाँ पर मुस्लिम लीग को बहुमत न मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया और इस संविधान सभा का बहिष्कार करने लगी, अलग देश और अलग संविधान सभा की मांग रखने लगी। इसी आधार पर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। भारत में जो धर्म के आधार पर या जो सांप्रदायिक दंगे थे वो मुस्लिम लीग ने प्रारंभ किए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में। स्थान जो इसका था वो था कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। यहाँ दंगे स्टार्ट होने के बाद मुस्लिम लीग थी वो संविधान सभा का बहिष्कार करेगी, उसके अंदर शामिल नहीं होगी। कैबिनेट मिशन का जो दूसरा सुझाव था वो ये था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। पहला सुझाव कि भारत का संविधान है वो संविधान सभा बनाएगी, संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। दूसरा सुझाव प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। तीसरा जो सुझाव था वो था कि ब्रिटिश प्रांतों में जो सीटें आवंटित की गई थी उनमें 3 प्रमुख समुदाय बनाए गए, उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में इन सदस्यों को चुना जाएगा। 3 जो प्रमुख समुदाय बने थे उनमें पहला था मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा था सामान्य। सिखों व मुसलमानों को छोड़कर बाकी अन्य को सामान्य में रखा गया और इनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रांतों में सीटें थी वो निर्धारित की गई। चौथा जो सुझाव था वो ये था कि जो देशी रियासतों से सदस्य हैं वो राज प्रमुखों के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, उनके द्वारा चयन किए जाएंगे। संविधान सभा के जो चुनाव हुए वो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं हुए थे, परंतु फिर भी प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को इसमें प्रतिनिधित्व मिला था। महिलाएं थी वो भी संविधान सभा के अंदर शामिल थी।
उस समय भारत की जितनी भी बड़ी राजनीतिक हस्तियां थी वो संविधान सभा का सदस्य थी। अपवाद स्वरूप दो व्यक्तियों को छोड़कर महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी इनके अलावा उस समय की जितनी भी बड़ी राजनीतिक हस्तियां थी वो संविधान सभा की सदस्य थी। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया जाता है। इस अधिनियम में संविधान सभा के लिए 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिसमें पहला परिवर्तन ये हुआ कि जो संविधान सभा थी इसे संप्रभु निकाय बनाया गया, जिसका अर्थ था पूर्ण रूप से स्वतंत्र निकाय है। यह भारत में किसी भी प्रकार का संविधान है वो बना सकता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में बनाया गया कोई भी कानून है उसको हटाया जा सकता है या बदला जा सकता है, वो अधिकार दिया गया संविधान सभा को। दूसरा जो परिवर्तन आया वो ये था कि संविधान सभा थी, अब वो क्या बन गई, विधायिका बन गई। अब विधायिका के रूप में कार्य करने लगी। संविधान सभा को 2 काम मिले, एक तो देश के लिए संविधान का निर्माण करना और दूसरा देश में आम कानूनों को लागू करना। ये दोनों कार्य थी वो एक साथ नहीं करती थी, अलग अलग दिनों के अंदर करने का इसको अधिकार मिला। या अपने इसको ये भी कह सकते हैं, संविधान सभा थी वो भारत की पहली संसद बनी। जब इसकी बैठक संविधान निर्माण के लिए होती तब संविधान सभा की बैठक की जो अध्यक्षता थी वो इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब इसकी बैठक की अध्यक्षता विधायिका के रूप में होती तब इसकी बैठक की जो अध्यक्षता थी वो जीवी मावलंकर द्वारा की जाती, गणेश वासुदेव मावलंकर द्वारा। इनका जो अध्यक्ष के लिए चयन था वो 17 नवंबर 1947 को किया जाता है। ये विधायिका के अध्यक्ष थे और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तीसरा जो परिवर्तन आया वो ये था कि संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 निश्चित की गई थी, लेकिन जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करना या विरोध करना प्रारंभ कर दिया तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा प्रस्तुत की जाती है। इस घोषणा को भारत के 34वें व अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषित किया। इस कारण इसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। क्वेश्चन अपना आता है माउंटबेटन योजना क्या है, तो भारत का जो विभाजन हुआ था सांप्रदायिक आधार पर वो भारत विभाजन घोषणा ही क्या है, माउंटबेटन योजना है, जो 3 जून 1947 को घोषित की गई। माउंटबेटन योजना घोषित होने के बाद जो क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर जाना था उस आधार पर सदस्यों की जो संख्या थी वो 324 निश्चित की गई। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है तो विभाजन के बाद जो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और जो क्षेत्र भारत में बचा, तो भारत में जो क्षेत्र शेष बचा था उसके अंदर जब इसके सदस्यों की संख्या निश्चित की गई तो वो घटकर रहेगी 299। संविधान सभा में कुल सदस्य निश्चित किए गए 389। भारत विभाजन की घोषणा के बाद जो सदस्यों की संख्या निश्चित बची वो 324, लेकिन भारत का विभाजन होने के बाद जो संविधान सभा में जो सदस्य बचे वो थे 299 सदस्य, जिनमें 229 तो थे ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित और जो 70 सदस्य थे वो थे देशी रियासतों से मनोनीत। एक अपने उसमें देख के आए थे ब्रिटिश प्रांत, केंद्र शासित और देशी रियासतें। तो उस समय जो राज्यों की श्रेणियां थी वो 3 श्रेणियां थी, जिसमें आते थे ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य और सी श्रेणी के राज्य। ए श्रेणी के राज्य वो थे जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का शासन था या ब्रिटिश के अधीन थे, वो राज्य कहलाते थे ए श्रेणी के। जहां स्थानीय राजाओं का शासन था उन्हें देशी रियासतें कहा जाता था, वो राज्य आते थे बी श्रेणी के। तो राजस्थान जो था वो बी श्रेणी का था। सी श्रेणी के आते थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या केंद्र शासित जो क्षेत्र थे वो थे सी श्रेणी के। और उस समय 4 जो कमिश्नरी या मुख्य आयुक्तों के क्षेत्र थे उनमें आता है ए, बी, सी और डी। अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान के अंदर स्थित था, बी के अंदर बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, सी के अंदर आता था कुरग
और डी के अंदर आती थी दिल्ली। ये उस समय 4 केंद्र शासित क्षेत्र थे, इनसे एक सदस्य संविधान सभा के अंदर आना था। संविधान सभा में सदस्यों की बात करें तो राजस्थान से सर्वाधिक, जयपुर रियासत से 3 सदस्य गए थे और पूर्वी जो राजपूताना था इससे भी 3 सदस्य भेजे गए थे। बीकानेर से 1 सदस्य था और कोटा से भी 1 सदस्य था। जोधपुर और उदयपुर दोनों से 2-2 सदस्यों को मनोनीत करके भेजा गया। अजमेर मेरवाड़ा उस समय राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, तो ये केंद्र शासित क्षेत्र था, तो एक जो सदस्य था वो अजमेर मेरवाड़ा से गया हुआ था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के अंदर आयोजित हुई। इस बैठक में संविधान सभा के सभी सदस्य उपस्थित नहीं हुए। सभी सदस्य उपस्थित न होने के कारण जो हमने फ्रांस की गणतंत्रीय प्रणाली, फ्रांस से ली गई प्रणाली है वो है गणतंत्रीय प्रणाली। गणतंत्रीय प्रणाली के आधार पर क्या किया, संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना। क्वेश्चन अपना आता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इनका जो चयन हुआ वो किस आधार पर हुआ? तो फ्रांस की गणतंत्रीय प्रणाली के आधार पर चुना गया। इनके नाम का जो प्रस्ताव था वो रखा था जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी जो थे वो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रपति कहा जाता था। तो इन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को या इसको अनुमोदित करने वाले थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम को अनुमोदित किया। जो संविधान सभा में प्रथम अधिवक्ता थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी बने थे और भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न वो भी सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिलता है 1954 के अंदर, जिस समय उपराष्ट्रपति पद पे थे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो 2 दिन बाद 9 के बाद 11 दिसंबर 1940 को आयोजित की गई। इस बैठक के अंदर संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो निर्वाचन था वो हुआ था बिहार से। बिहार से चुनकर आए थे संविधान सभा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता है, देश रत्न के नाम से भी इनको जाना जाता है और भारत का अजात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। संविधान का निर्माण होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाएंगे। सबसे लंबा जो कार्यकाल आता है वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आता है, लगभग 12 वर्ष। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी, इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया। संवैधानिक जो सलाहकार था वो बी.एन. राव को चुना गया। बेनेगल नरसिंह राव ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान की जो तीसरी बैठक है वो फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। इस बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के संवैधानिक संरचना की जो झलक है वो देखने को मिलती है और संवैधानिक संरचना की जो झलक है वो देखने को मिलती है और इस उद्देश्य प्रस्ताव ने भारत के संविधान का जो प्रारूप था उसको काफी हद तक प्रभावित किया और बाद में इस उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके भारत की प्रस्तावना के रूप में चुना गया। भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की वो इस उद्देश्य का प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो हुई 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन अंगीकार इसको कर दिया गया। अंगीकार अधिनियमित आत्मपीड़न था
वो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान कर दिया गया और इस दिन आंशिक रूप से लागू भी हो गया। इसके जो 15 अनुच्छेद थे वो इस दिन अपने आप ही स्वतः है वो प्रभाव के अंदर आ गए थे। जो नागरिकता से संबंधित था, चुनाव से संबंधित था, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, ये कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बना था उसी दिन लागू हो गए थे। लेकिन इस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया। संविधान जो पूर्ण रूप से लागू होता है वो होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया लेकिन लागू हुआ 2 माह की देरी बाद 26 जनवरी 1950 को। ये जो 2 महीने की देरी थी इसका रीजन ये था कि 1929 के अंदर कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है रावी नदी के किनारे, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार घोषणा की पूर्ण स्वराज्य की, पूर्ण स्वराज्य की मांग की या घोषणा की और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत का स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने का निर्णय लिया। भारत ने अपना पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस या स्वाधीनता जो दिवस था वो 26 जनवरी 1930 को बनाया। इस दिन की ऐतिहासिकता के कारण, 26 जनवरी 1930 की ऐतिहासिकता के कारण जो भारत का संविधान था वो 2 माह की देरी से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। जो अंगीकार था, अधिनियमित था, आत्मप्रेरित था, ये हो गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को बनने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। सही समय इसका देखें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का समय था वो भारतीय संविधान को बनने में लगा। संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए, 64 लाख रुपए खर्च किए गए। संविधान पर अंतिम दिन जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो 299 में से केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। अंतिम दिन जो संविधान पर हस्ताक्षर किए वो 284 सदस्यों ने किए, जिसमें अध्यक्ष और सदस्य सभी शामिल थे। संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो थी 12। अंतिम दिन जो हस्ताक्षर करने वाले महिलाओं की संख्या थी वो थी 8। 299 में से अंतिम दिन 284 उपस्थित हुए। कुल जो 12 महिलाएं थी उसमें से 8 जो महिलाएं थी वो अंतिम दिन इस संविधान सभा में प्रस्तुत होती है। संविधान का निर्माण करने के लिए अनेक समितियां गठित की गई थी, जिनमें 8 बड़ी समिति थी। 8 बड़ी समितियों की बात करें तो इनमें जैसे पहली समिति आती है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक व परामर्श संबंधी मामलों की जो समिति थी इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो गठन था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे, जिनमें पहले सदस्य आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे। दूसरे जो सदस्य थे वो थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। संविधान सभा के सचिव भी थे, संविधान सभा के सचिव भी थे और प्रारूप समिति के सदस्य थे। तीसरे जो इसके सदस्य थे वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। चौथे जो इसके सदस्य थे वो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवें जो इसके सदस्य थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। पांचवें जो इसके सदस्य थे वो थे बी.एल. मित्तर। और
छठे जो इसके सातवें जो इसके सदस्य थे वो थे डीपी खदान। ये थे प्रारूप समिति के 7 सदस्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, के.एम. मुंशी जो संविधान सभा के सचिव भी थे और प्रारूप समिति के सदस्य थे। तीसरे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, चौथे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और पांचवें जो थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, छठे जो थे बी.एल. मित्तर और सातवें जो थे डीपी खदान। कुछ समय बाद बी.एल. मित्तर वो अपने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे देंगे। बी.एल. मित्तर के स्थान पर जो सदस्य आएंगे वो आएंगे एन माधव राव और डीपी खतान है 1948 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। डीपी खतान के स्थान पर चुना जाएगा टीटी कृष्णामाचारी को। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के 7वें सदस्य बनेंगे। इन दोनों के हटने के बाद बी.एल. मित्तर के स्थान पर आगे एन माधव राव और डीपी खतान के स्थान पर आ जाएंगे टीटी कृष्णामाचारी। ये थे प्रारूप समिति के 7 सदस्य। ये थी संविधान के निर्माण करने के लिए जो बनाई गई समितियां। प्रारूप समिति ने क्या किया, जो समितियों के प्रस्ताव आए उन प्रस्तावों पर समीक्षा करके प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया और जो संविधान का पहला प्रारूप था उसका प्रकाशन फरवरी 1948 के अंदर प्रारूप समिति द्वारा किया जाता है। संविधान का जो पहला प्रारूप था वो प्रारूप समिति ने प्रकाशित किया फरवरी 1948 में। ये प्रस्तुत करने के बाद प्रारूप समिति ने लोगों से सुझाव, उनके जो प्रस्ताव थे संशोधन के लिए वो मांगे। जब लोगों के प्रस्ताव, उनके सुझाव, उनकी आलोचना आई तो इसके बाद प्रारूप समिति ने दूसरा जो संविधान का प्रारूप तैयार था वो अक्टूबर 1948 के अंदर प्रकाशित किया। संविधान का जो पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ वो फरवरी 1948 में, दूसरा जो उसका प्रारूप प्रकाशित हुआ वो अक्टूबर 1948 में। इसको प्रकाशित करने के बाद जो संविधान का वाचन था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा पहली बार 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 5 दिन तक चलता है। पहला जो वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 5 दिन तक चला। इसमें जितने भी चर्चा हुई, संशोधन के सुझाव आए, उस पे जो दूसरा इसका वाचन था वो चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, जो संविधान सभा का सबसे लंबा वाचन था। और तीसरा जो इसका वाचन होता है वो होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को तैयार कर जनता को समर्पित कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है और संविधान का जो अंगीकार था वो 26 जनवरी 1949 को हो गया। संविधान था वो बनकर तैयार हो गया। भारतीय संविधान का जो शिल्पकार है वो भी डॉक्टर अंबेडकर जी को कहा जाता है और आधुनिक भारत के मनु की संज्ञा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई है। भारतीय संविधान के पिता, भारतीय संविधान के शिल्पकार और आधुनिक भारत के मनु है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। संविधान सभा थी, इसने देश के लिए संविधान का निर्माण किया, आम कानूनों का जो निर्माण किया विधायिका के रूप में। इसके अलावा संविधान सभा ने जब 1951-52 में जो पहले आम चुनाव हुए, इन चुनाव में जो संसद चुनी गई उससे पहले अंतरिम संसद के रूप में भी संविधान सभा ने कार्य किया। अंतरिम जो संसद थी वो भी संविधान सभा थी, संविधान का निर्माण करने वाले भी संविधान सभा थी और आम कानूनों को लागू करने वाले भी संविधान सभा थी। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको भी संविधान सभा ने स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को जिस दिन अंतिम बैठक हो रही थी, इस अंतिम बैठक वाले दिन भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको चुना गया। इसी बैठक के अंदर भारत का जो राष्ट्रगान है उसको अपनाया गया और इसी बैठक में भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसे अपनाया गया। ये जो 3 कार्य थे
वो इस अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को हुए। भारत के संविधान में एक प्रस्तावना, जिसे संविधान लागू होने के बाद अपनाया गया था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, उस दिन संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियों की जो संख्या है वो बढ़कर अब हो गई है 12। अनुसूचियों की संख्या है वो बढ़कर हो गई है 12। संविधान सभा की कुछ आलोचकों ने आलोचना भी की है। आलोचना के अंदर जब अपने संविधान सभा की बात करेंगे, संविधान सभा की आलोचना है वो किन बातों को लेकर की गई है, तो इसमें पहला तर्क दिया गया है कि यह प्रतिनिधित्व संस्था नहीं थी, संस्था नहीं थी। प्रतिनिधित्व संस्था में तर्क दिया गया कि संविधान सभा का जो चुनाव था वो भारत के वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं किया गया था। उस समुदाय के जो प्रांतीय असेंबली के जो सदस्य थे, उन्होंने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इन सदस्यों का चुनाव किया था। दूसरा जो इसमें तर्क दिया गया वो ये था कि ये संप्रभु निकाय नहीं है, संविधान सभा है वो स्वतंत्र निकाय नहीं है। जब भी इसको अपनी बैठकें आयोजित करनी पड़ती है तब ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो दूसरा जो आलोचना का तर्क था वो ये था कि ये संप्रभु निकाय नहीं है। तीसरा जो तर्क दिया गया आलोचकों द्वारा वो ये दिया गया कि समय की बर्बादी, जो संविधान सभा है इसने बहुत समय खराब किया है, या संविधान के अंदर बहुत ज्यादा समय लगाया है, जो लगभग अपने लिखा है 3 वर्ष लग गए थे संविधान को बनाने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो यहाँ इन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका का जो संविधान था वो केवल मात्र 4 माह में बनकर तैयार हो गया, और हमारा जो संविधान है उसको बनने में 3 वर्ष का समय लगा। आलोचना के अंदर जो चौथा तर्क आता है वो आता है राजनीतिज्ञ व वकीलों का जो प्रतिनिधित्व है वो अधिक है। संविधान सभा में उस समय की जितनी भी बड़ी राजनीतिक जो हस्तियां थी, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर, वो सारी संविधान सभा के अंदर शामिल थी। वकील जो थे वो संविधान सभा में शामिल थे। वकीलों का प्रतिनिधित्व अधिक होने के कारण संविधान की जो भाषा है वो जटिल रखी गई है, ये आलोचकों ने तर्क दिया। आइवर जोनिग ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। अधिक पेचीदा और जटिल होने के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग माना गया है। पांचवा जो तर्क दिया गया है वो ये, पांचवा जो तर्क है वो ये है कि कांग्रेस का जो दबदबा था या कांग्रेस के सदस्यों की जो संख्या थी वो संविधान सभा में अधिक थी। तो आलोचकों ने उस समय के संदर्भ में तर्क दिया कि संविधान सभा है वो ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। छठा जो तर्क आता है वो आता है हिंदू समुदाय की संख्या अधिक। तो यहाँ विंस्टन चर्चिल ने अपना तर्क दिया कि जो संविधान सभा थी वो एक हिंदू समुदाय का भाग था, या एक हिंदू समुदाय द्वारा ही इस संविधान का निर्माण किया गया। इतना भारतीय संविधान के निर्माण में जिन समितियों का गठन किया गया उनके बारे में चर्चा की। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।